नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, कई सारे बड़े अहम मुद्दे हैं। एक तरफ जहां जो है बजट की बात है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार के बाद जो शून्य पैदा हुआ है, उसको भरने की जो कवायदें चल रही हैं, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। शरद पवार को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इधर स्वामी जो शंकराचार्य हैं, अवधूतेश्वरानंद, उनको लेकर के एक अलग बवाल कटा हुआ है। और वो किसी भी तरीके से तमाम मान मनौवल के बाद भी फिलहाल जो है वो कहीं भी किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने सामने रख दी है। शुरुआत उसी से करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि वो जो है जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे, अब वैसे ही सवाल उन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक उठाना शुरू कर दिया है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सबके प्रति बहुत मुखर रहे और उसी मुखरता के साथ वो आज वो फिर दिख रहे हैं। ओवरऑल सर हम देखें तो ये मामला खत्म होने की बजाय और बढ़ता चला जा रहा है। क्या असर है इसका समाज पर, सियासत पर? जय संविधान। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ को यह करने की आवश्यकता क्यों थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखिए, अगर संकट को सुलझाने के लिए और इसको बड़ा संकट न बनने देने के लिए अगर प्रयागराज के अंदर शंकराचार्य महोदय को पालकी में जाने देते, वो रथ में नहीं जा रहे थे, वो पालकी में जा रहे थे। अगर दूसरे आपके तथाकथित संत अपनी 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में जा सकते हैं और डीएम उनके चूल्हे पर रोटी बना सकते हैं, तो हमारे शंकराचार्य जो सनातन धर्म के मूल आधार हैं, उन्हें थोड़ा सम्मान देते थे तो क्या कम हो जाता। नंबर एक। नंबर दो, आपने शंकराचार्य को तू कह के पुकारा, आपके प्रशासन के लोगों ने। हमारे जो शास्त्र, आज हिंदुस्तान के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते हैं और शास्त्र और वेदों के अध्ययन के लिए भेजते हैं। चलिए, शंकराचार्यों के जो मठ हैं, उसके अंदर आज भी हजारों बच्चे शास्त्र और वेदों का ज्ञान करते हैं और उसके बाद हमारे सनातन को बचाने का प्रयास करते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो सनातन की रक्षक है, तो उन बटुकों की चोटी को, यज्ञोपवीत को नोचा जाना और उनके मुंह को कुचलना और उनके हाथ को जूते से पुलिस द्वारा कुचलना, क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? फिर उसके बाद आप ये बताइए कि जो ये प्रयागराज के अंदर हुआ, क्या एक भी अधिकारी को उसमें दंडित किया गया? एक भी अधिकारी को आपने दंडित नहीं किया। इसका मतलब यह है, फिर उसके बाद हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो 2 पदों में सुशोभित है। भाई, सनातन धर्म के अनुसार हमने ये तो सुना था कि लोग राजा का पद छोड़ के संत बन जाते थे या संत का पद छोड़ के राजा बन जाते थे। योगी आदित्यनाथ के पास तो दोनों पद हैं, वो संत भी अपने को कहते हैं और राजा भी है, चीफ मिनिस्टर भी हैं और राजा भी हैं, और वहां पे अपना मठ भी चलाते हैं, उसके मठाधीश भी हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार भी चलाते हैं। फिर कालनेमी रहने कहने की आपको जरूरत क्या थी, और किसको आप कालनेमी कह रहे हैं? अच्छा, मानी बात है कि शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य के अंदर एक इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई है, जो बहुत सारे भारतीयों के बीच में भी हो गई है, कि इसका केवल मकसद यह है कि शंकराचार्यों को चारों मठों से पद से हटाकर यहां पर अपने लोग बिठाए जाएं और उनकी जो लाखों करोड़ों की जमीन है उसको हथियाया जाए, उसको राष्ट्रीय सेठ को दे दिया जाए। अच्छा, ये बताइए राम प्रकाश जी, अगर आपसे कोई कहे कि आप प्रूव कीजिए कि आप हिंदू हैं, या मुझसे कहे कोई, अखिल स्वामी से कहे कि प्रूव कीजिए आप हिंदू हैं, भाई हम कैसे प्रूव करेंगे हम हिंदू हैं? हम यही कह के तो प्रूव कर सकते हैं ना कि हमको हनुमान चालीसा आती है, हमको साहब ये ग्रंथ आता है, हमने वो पढ़ा है, हमने बचपन में कल्याण पढ़ी है और पोदार हाउसेस की ये चीजें। इसके अलावा हम कैसे प्रूव करेंगे हम हिंदू हैं? भाई, कोई कैसे अपने को मुसलमान प्रूव करेगा कि मुसलमान है? अगर ये आपने वक्फ कानून बनाते समय कहा कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का क्या मतलब, प्रैक्टिसिंग हिंदू का क्या मतलब है? अच्छा, फिर आप कहते हैं हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, फिर आप कहते हैं कि प्रूव कीजिएगा आप हिंदू हैं। तो देखिए, हमारे आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों के शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के अनुसार परमेश्वर हैं, भगवान हैं, और उनका अपमान हम नहीं सह सकते। फिर काशी के अंदर जैसे आपने मणिकर्णिका घाट का किया, जैसे आपने दशाश्वमेध घाट के आसपास मंदिर तोड़े, सब कुछ किया, गुजरात के अंदर मंदिर तोड़े, मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर तोड़े, तो सनातनी भावनाओं का अत्याचार अपमान क्यों नहीं होगा? तो इसका मतलब थोड़ी है कि औरंगजेब तोड़े तो वो औरंगजेब हो गया
आप तोड़ें तो आप सनातनी हैं इसलिए आप तोड़ सकते हैं। मंदिरों को, और हजारों साल पुराने मंदिरों को अगर आप तोड़ेंगे तो उसके बाद आप कहेंगे कि आप सनातनी हैं, तो हम तो इसको नहीं मानते। तो देखिए सीधी सी बात है, ये जो अपमान हुआ है शंकराचार्य भगवान का, इसके लिए केवल एक ही पश्चाताप हो सकता है, प्रायश्चित हो सकता है कि उनसे जाइए, क्षमा मांगिए, क्षमा को पूरे विश्व में फैलाइए और उनको ससम्मान स्नान कराइए और चरण स्पर्श करके वो फोटो पूरे हिंदुस्तान में भिजवाइए कि आपने क्षमा। क्योंकि जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी मठ हैं, वो सब शंकराचार्यों के पीठी के अधीन है। और हम लोग देखिए मामूली सनातनी हैं, जो ये अपने शंकराचार्य महोदय हैं, इनकी उम्र मुझसे बहुत कम है, लेकिन अगर वो मेरे समक्ष होंगे तो बड़ी उम्र होने के बावजूद मैं उनके चरण स्पर्श करूंगा, इसलिए कि वो शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता हैं। मुझे शास्त्र वेदों का ज्ञान नहीं है, वो मेरे गुरु हैं, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो मुझसे श्रेष्ठ हैं। और क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ हैं तो गुरु तो अगर उम्र से भी कम हो तो उसके भी पैर छूने चाहिए, तो मैं तो छूंगा। उस गुरु का आप अपमान कर रहे हैं, हजारों लाखों सनातनियों का आप अपमान कर रहे हैं। फिर आपने यूजीसी बिल्ला के हिंदू और बैकवर्ड फॉरवर्ड दुनिया भर का बंटवारा, फिर यहाँ पे ब्राह्मण और ठाकुरों को आपने लड़ा दिया। मैंने पूरे देश को लटका के, और जिस प्रकार से उत्तराखंड में आपने देखा, वो विकास नगर, वो जगह जहां ये घटना घटी, वो मेरा निहाल है, वहीं मेरा जन्म हुआ है उत्तराखंड में। उस विकास नगर के अंदर दो कश्मीरी बच्चे, एक 16 साल का बच्चा, एक 14 साल का बच्चा, एक दुकान में जाता है, वो कहता है मैं कश्मीरी हूं, तो उसके सिर फोड़ दिए जाते हैं, बुरी तरह से उनको मारा जाता है। तो भैया कश्मीर अगर आपका इंटीग्रल पार्ट है तो कश्मीरी भी तो आपके इंटीग्रल पार्ट है। कि अगर इस प्रकार के, फिर आप धर्म पूछ के प्लेस ऑफ, कहीं नॉर्थ ईस्ट वाले को पीट रहे हैं, कहीं आप कश्मीरियों को पीट रहे हैं, कहीं तमिलनाडु वालों को पीट रहे हैं, कहीं तमिलनाडु वाले उत्तर प्रदेश को पीट रहे हैं। तो ये देश का बंटवारा करने के बजाय अगर 142 कुलों को एकत्रित करें, संगठित करें, और हमारा केवल ये पूछें कि आप भारतीय हैं, हाँ मैं भारतीय हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं भारतीय हूं। लेकिन अगर धर्म और जाति के आधार पर उच्च वर्ग निम्न वर्ग, फिर वो ओबीसी दलित अपना जुलूस निकाल रहे हैं, उधर वो समन दलित में निकाल रहे हैं, वो करनी सेना अपनी तलवार भांज रहा है, पंडित लोग राजपूतों से भिड़े हुए हैं, राजपूत पंडितों से भिड़े हुए हैं। तो मतलब मैंने तो 11 साल में जो कल्पना देश के अंदर नहीं की थी, वो 11 साल के अंदर देख ली। बिल्कुल। एक और चीज हमने देखी सर, जिस तरीके से, खैर ये धर्म का मामला जिस तरीके से चल रहा है, शंकराचार्य को लेकर के जो अपमान हुआ, निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट उल्टा आता दिख रहा है। एक और चीज हमने देखी सर, महाराष्ट्र में एक बहुत दुखद दुर्घटना होती है। अजीत पवार जो है वो, उनके बाद एक बड़ा सियासी शून्य वहां पैदा होता है। शरद पवार खुद ये बात कहते हैं कि अजीत पवार चाहते थे कि दोनों पार्टियां एक हो जाए, लेकिन अब ये बात पूरी होती नहीं दिख रही। ये बात शरद पवार कह रहे हैं। उधर सुनेत्रा पवार को जो है डिप्टी सीएम बना दिया गया, उनका इस्तीफा हो गया राज्यसभा से, उधर उनको नेता चुन लिया गया और फिर उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब सवाल ये उठता है सर कि क्या सुनेत्रा पवार के सहारे भारतीय जनता पार्टी शरद पवार से दूरी बनाए रखेगी? दूसरा, क्या शरद पवार पूरी तरीके से अजीत पवार के बाद पूरी तरीके से सरेंडर हो चुके हैं? शरद पवार अब एनसीपी को एक करने की जो कवायद चल रही थी, उसको खत्म मान लिया जाए? देखिए सही, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने को सनातनी पार्टी कहती है। अगर सनातनी पार्टी और मनुस्मृति के हिसाब से भी अगर देखा जाए, जिसमें मैं विश्वास नहीं करता, मैं संविधान में विश्वास करता हूं, लेकिन अगर उसके हिसाब से भी देखा, अभी उनके घर में सूतक चल रहे हैं, और सूतक चलते हुए जब तक 13वीं ना हो जाए, इस प्रकार का कोई भी उत्सव और फूलों का स्वीकार किया जाना और किसी प्रकार का उत्सव मनाया जाना, ये गलत है, ये सनातन विरुद्ध है। अब आप ये सोचिए, अगर मान लीजिए एकाकरण हो गया होता, जैसे शरद पवार ने एक वीडियो जारी की जिसमें अजीत पवार जयंत पाटिल के साथ बैठ के बैठक कर रहे हैं और एकता की बातें हो रही हैं, और अजीत पवार ने मैसेज भी दे दिया था कि मेरे पास भ्रष्टाचार की फाइलें हैं, और उनके बेटे पार्थ पवार पे जिस प्रकार से दोषारोपण हुआ था, वो सब चीजें। अगर मान लीजिए अजीत पवार के रहते एकीकरण हो गया होता, तो एक विकल्प तो ये बनता कि शरद पवार एनडीए में शामिल हो जाते, वहां पे अपनी सुप्रिया सुले जो हैं केंद्र में मंत्री बन जाती हैं, और अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने रहते। एक विकल्प तो ये था। दूसरा विकल्प ये था कि अजीत पवार एनडीए से बाहर निकल के महाविकास अघाड़ी में आ जाते और विपक्ष की राजनीति करते, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है। लेकिन अजीत पवार के जाने के बाद और सूतक चलते हुए सुनेत्रा पवार अगर शपथ ले रही हैं, इसका मतलब यह है कि
मानी बात है कि अगर मान लीजिए ये हो गया होता कि दोनों पक्ष एक हो गए होते और सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति में मंत्री बन गई होती और सुप्रिया ये जो सुनेत्रा पवार हैं ये मंत्री न बनी होती महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, तो अजीत पवार और अजीत पवार के पवार का भविष्य बिल्कुल खत्म हो गया होता। तो उन्होंने उस रास्ते को काट दिया, उन्होंने कहा एकीकरण नहीं होगा, आप विपक्ष की राजनीति कीजिए। सुप्रिया सुले का भी कोई दिल्ली के अंदर पुरसा हाल नहीं है, यहां महाराष्ट्र के अंदर भी हमारी 80% सीटें हैं, यहां भी आपका पुरसा हाल नहीं है, मैं सत्ता सुख भोगूंगी और अपने बेटों के लिए मैं अपनी राजनीति का मार्ग प्रशस्त करूंगी। तो मेरे हिसाब से जो ये किया है सुनेत्रा पवार ने मेरी समझ से परे है, और कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला है वो शंकराचार्य के ऊपर हो रहे अपमान को भी नहीं सहन करेगा। और भारतीय जनता पार्टी अपने को हिंदू और सनातनी कहने के बावजूद सुनेत्रा पवार को क्यों शपथ दिलाने की तैयारी कर रही है, ये भी प्रश्न चिन्ह के घेरे में। ये सर जो सुनेत्रा पवार को डीसीएम बनाया गया, क्या ये माना जाए कि जो भ्रष्टाचार की फाइलें थी जिनका जिक्र अजीत पवार ने किया था जिस भ्रष्टाचार का, उन फाइलों की डील के चलते ये सारी चीजें इतनी जल्दबाजी में करने की जरूरत पड़ गई है? नहीं नहीं, देखिए ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को कोई खोल नहीं सकता। जो भी खोलने का प्रयास करेगा फिर जीप पलट जाएगी या कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ऐसे घटना घटती हैं। जैसे वो महेंद्र सिंह मालविया थे, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में वापस आना चाहता हूं, 24 घंटे के अंदर ईडी की रेड हो गई। तो ऐसे ही अजीत पवार ने 10 दिन पहले कहा, अब भगवान की मर्जी थी, उनकी दुर्घटना हो गई। लेकिन यह बात तो सोचने योग्य है कि इतना बड़ा नेता, मराठा नेता, महाराष्ट्र का दिग्गज नेता, जो सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक अपनी जनता के लिए काम करता था, जिसके लिए उद्धव ठाकरे के शिवसेना के लोग भी रो रहे हैं कि अजीत दादा चले गए और हम उनको मिस कर रहे हैं, उस आदमी के इतनी ज्यादा लापरवाही हो कि मौसम साफ हो, लैंडिंग हो और उसके बाद विस्फोट हो और उनकी मृत्यु हो जाए, तो ये मामला जो है अब कोई बहुत समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि सुनेत्रा पवार ने जो किया है, मैं उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, उनके परिवार में दुखद घटना हुई है, उनके पति का देहांत हुआ है, वो गमगीन इस समय होंगी, लेकिन इस समय उनको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था। 13 दिन तक उनको शांत रहना चाहिए था। अजीत पवार के अभी जो अग्नि है उनके जो वो है अभी वो भी नहीं हुई और गंगा प्रवाहित भी नहीं हुआ होगा, और आपको जल्दीबाजी हो गई शपथ ग्रहण करने की। सुनेत्रा जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं, इससे हमारी सनातनी भावनाओं को ठेस तो पहुंची है। सर एक और चीज जो हम देख रहे हैं इस समय दुनिया की स्थिति में, दुनिया के स्तर पर उसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? जिस तरीके से अडानी साहब अब जो है उनकी टीम ने सहमति दे दी है कि हम वो नोटिस लेंगे, नोटिस स्वीकार करेंगे, साथ में 90 दिन का उनको समय भी दे दिया गया है। ये इसको कैसे देखा जाए? कितना खतरनाक है ये? कितना इम्पोर्टेंट है ये? क्या है इसके मायने? जरा हम वो समझ लें। देखिए, अगर उन्होंने सम्मन ले लिया है और सुना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के खुद के अटॉर्नी हैं वो इनके केस के अटॉर्नी बने हैं, देखिए 2 विकल्प होता है अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर। या तो आप कंपाउंडिंग करा लीजिए, जितना भी डिफॉल्ट हुआ है उसके कई गुने की फाइन जमा कर दीजिए और केस खत्म हो जाएगा, एक विकल्प ये था। और दूसरा ये कंटेस्ट कीजिए। अच्छा, अगर आप कंटेस्ट करेंगे और कंटेस्ट करने में जीत गए तब तो एक बात है, लेकिन अगर हार गए तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब मेरे ख्याल से देखिए, दो सोशल मीडिया के अंदर 2 अफवाहें उड़ रही हैं। एक तो यह है कि फाइन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, कंपाउंडिंग एक्सेप्ट कर ली है और पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स का वो दंड देने के लिए तैयार होगा। आई डोंट नो व्हाट इज द फैक्ट। लेकिन अगर वो फाइन देके बच गए होते तो मेरे ख्याल से शायद उनके लिए ज्यादा हित में होता। लेकिन अगर उसको कंटेस्ट करेंगे, अटॉर्नी कितना बड़ा भी हो और बहुत सारे केसेस में उस अटॉर्नी को सफलता भी मिली हो, लेकिन यह मुद्दा ऐसा है। और अगर आपको सम्मन स्वीकार ही करना था तो आपने मोदी जी की हिट ही क्यों कराई? 15 महीने तक, 12 महीने तक आपने सम्मन को क्यों रिसीव नहीं किया और भारत सरकार की बदनामी क्यों की? अगर एक्सेप्ट ही करना था तो पहले ही कर लेते। बदनामी भी कराई और उसके बाद आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, उसको कंटेस्ट भी करेंगे। अब कंटेस्ट करेंगे, अगर अब ठीक है आपको ग्रेस मिल जाएगा 4-6 महीने का कि कंटेस्ट होता रहेगा, कोर्ट में केसेस होते रहेंगे, लेकिन भारत जैसे डेट्स तो लगती ही नहीं 10 साल। 6 महीने 8 महीने के अंदर केस डिसाइड हो जाएगा। और अगर ये उल्टा पड़ गया तो देश की अर्थव्यवस्था पे क्या होगा और देश की राजनीति में क्या होगा? कंपाउंडिंग करा लेते, फाइन दे देते, क्योंकि गलती तो देखिए हुई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वरना अमेरिका के कोर्ट्स इसको स्वीकार न करती और सम्मन इशू न करती, क्योंकि वहां के कोर्ट्स हमारे कोर्ट से अलग तरह से काम करते हैं।
पहले वो एविडेंसेस को देख लेते हैं, एविडेंसेस को देखने के बाद फिर वो निर्णय लेते हैं कि सम्मन इशू किया जाए ना किया जाए। तो आपने 11 महीने 12 महीने सम्मन इशू और वारंट को न लेकर एक प्रकार से आपने सिद्ध कर दिया था कि वांट टू अवॉइड द फाइट। अब जब सिर पे पड़ गई, उन्होंने इमेज डिबेटने की बात की तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसे कंटेस्ट करेंगे। तो मुझे इस केस में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अडानी जी करना क्या चाह रहे हैं। सर वो समन ले नहीं रहे थे कि भारत सरकार दे नहीं रही थी? भाई भारत सरकार के पास तो सारे ऑप्शन थे, उनके घर के पते से लेकर के और हर तरीके का पता था। ईमेल एड्रेस जिसका जिक्र अमेरिका में हुआ, वो ईमेल एड्रेस क्या भारत में नहीं था? भारत की जो अथॉरिटीज हैं उनके पास नहीं था। भारत सरकार तो अडानी को समन रिसीव नहीं करा रही थी, देना नहीं चाहती थी, या अडानी जी ले नहीं रहे थे? अच्छा ये बताइए रामप्रकाश जी, अगर आप कोई कानून तोड़ दें तो आपके विकल्प, आपके हाथ में कोई ताकत है कि आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें? अगर मान लीजिए कोर्ट आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर दे तो वेदर इट लाइज ऑन यू वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, यू हैव टू, वी हैव टू, आई हैव टू। भाई अगर एक कोर्ट आदेश कर देता है और अमेरिकन कोर्ट आदेश कर रहा है और भारत सरकार से कर रहा है, तो भारत सरकार की प्रतिष्ठा भी आपने गिरा दी। भाई अडानी जी के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। अडानी क्या, राहुल गांधी क्या, सबके पास विकल्प नहीं है। एक कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो उसके पास सम्मन पे तो आपको पेश होना ही पड़ेगा, कोर्ट में अपनी सफाई देनी पड़ेगी। आप कोई हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोर्ट की अवमानना कोई नहीं कर सकता। तो अगर अडानी, ये तो विकल्प है ही नहीं कि अडानी जी चाहते नहीं थे इसलिए उनको नहीं दिया गया। इसका मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती नहीं थी और अडानी जी के कहने भी नहीं चाहती कि सम्मन इशू करें, फिर आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर वकील भी पेश हो गया, फिर आपने टाइम भी मांग लिया। इसका माने आपने, अब वो मैं क्या कहूं, वो कहावत मुहावरा कहना अच्छा नहीं लगता टीवी डिबेट में, लेकिन वही स्थिति है, प्याज भी खाए और जूते भी खाए। लेकिन सर अडानी जी को अब जब वहां पे ये तय हो गया है कि भाई नोटिस मिल गई है, 90 दिन का ऑप्शन भी दे दिया गया है, जैसा आपने जिक्र किया, ये भी क्लियर है कि सारे सबूत मौजूद है। तो जब सारे सबूत मौजूद है तो जो भी सजा है वो तो होगी ही होगी। अब उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता तो बचता नहीं है। लेकिन अडानी जी ने क्या वहां पर इसको एक्सेप्टेंस दे करके मोदी जी की उस मुश्किल को और बढ़ा दिया है जो ट्रंप को लेकर के फेस कर रहे थे? भाई ट्रंप का नाम लेने से बच रहे थे, ट्रंप के सामने जाने से बच रहे थे, ट्रंप से किसी तरह का संवाद ना करना पड़े इससे बच रहे थे। लेकिन क्या अब बिना इन सारी चीजों के, बिना अपनी गर्दन दबवाए अडानी जी को बचाया जा सकता है? नहीं, अब कैसे बचाया जा सकता है? अब तो कोर्ट में होगा भाई। कंपाउंडिंग में तो हो सकता था, कंपाउंडिंग दे देते, 2-4 दिन छीछा लेदर होती कि देखिए दोषी सिद्ध हो गए, कंपाउंडिंग करा ली, फाइन दे दिया। अब तो कंटेस्ट होगा ना केस, अब ट्रंप के हाथ में तो है नहीं, अब तो कोर्ट के हाथ में है, और आप जानते हैं वहां की कोर्ट इंडिपेंडेंट है। तो अगर वहां पे एडवर्स, हाँ ये जरूर है कि यू हैव बॉट टाइम, अभी दंड दे देते तो मामला अभी आप खत्म हो जाता, लेकिन अब ये 6 महीने बाद चलेगा, साल भर के बाद निर्णय हो जाएगा, और साल भर के बाद अगर जेल जाने की नौबत आ गई तो 2029 में क्या होगा, 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा? वैसे ही शंकराचार्य का मामला और यूजीसी बिल का मामला तलवार की तरह आपके सिर पे लटक रहा है, एक मामला और आपके सिर पे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत, आई डोंट नो भाई, ये लोग ज्यादा बुद्धिमान है, इनके सॉलिसिटर ज्यादा बुद्धिमान है, इनके एडवाइजर ज्यादा बुद्धिमान है, मैं तो बहुत अल्प बुद्धि वाला आदमी हूं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको सम्मन सर्व नहीं किया, और क्यों अडानी जी पहले एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद जाके पेश भी हो गए और अपने वकील भी पेश कर दिए। अब ट्रंप के हाथ में कुछ नहीं है, अब जो भी है कोर्ट के हाथ में। भारत में सम्मन रिसीव नहीं कर रहे थे, लेकिन अमेरिका में जब डंडा चला, ईमेल का जिक्र आया, सॉलिसिटर का जिक्र आया, सब जब चीजें अदालत में पहुंची कि बस आप ऑर्डर कर दीजिए, तो भागे भागे अडानी जी वहां पहुंच जाते हैं, उनकी टीम उसको एक्सेप्टेंस की बात कर लेती है, 90 दिन का जब समय मिल जाता है, ये सब चीजें ठीक है। लेकिन एक और चीज है सर, देश में जिस तरीके के हालात बने, अब एक हम जरा इन सारी परिस्थितियों के बीच में, जब ट्रंप एक के बाद एक कई हमले कर रहे हैं, कई वादे कर रहे हैं, कई दावे कर रहे हैं, वादे तो क्या ही, उसके बीच में बजट की बात कर ले थोड़ा। अब जो बजट आना है, जिस बजट का इंतजार हो रहा था, इस बजट में हम क्या मान के चले कि क्या बड़े बदलाव देखने मिल सकते हैं? क्या वास्तव में जो दावे किए जा रहे थे, देश के विकास की तरफ कुछ कदम बढ़ता दिखेगा, या फिर हर बार की तरह ये बजट भी आया गया और हो गया? देखिए ये इकोनॉमिक सर्वे में ये बात बिल्कुल पक्की पता चल गई कि देश की दिशा क्या है। अच्छा, उसके बाद जो एफटीए हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ, उससे पता चल गया कि दिशा क्या है।
पहली बात तो यह है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2014 से लगातार गिरती जा रही है इन कंपैरिजन टू टोटल जीडीपी। कहां 17% का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का था, अब 12.5-13% का हो गया। जबकि मेक इन इंडिया से यह माना जा रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा के चाइना से इंपोर्ट को कम करना था। चाइना से इंपोर्ट डबल हो गया और हमारा एक्सपोर्ट 15% बढ़ा। इसका माने कि आपका मेक इन इंडिया फेल हो गया, नंबर एक। नंबर दो, जो यूरोपियन यूनियन से आपने ट्रेड डील की है और जिसको गोदी मीडिया दिखा रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स एंड फादर ऑफ ऑल डील्स एंड ग्रैंडफादर ऑफ ऑल डील्स, उसके अंदर पहली बात तो आप ये बताइए, जिस देश की जनसंख्या कम है और प्रोडक्शन ज्यादा है उसके पास सरप्लस होगा, या जिस देश की प्रोडक्शन कम है और कंजम्पशन ज्यादा है उसके पास सरप्लस होगा? हम लोग जो भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं वो चीजें जो कमोडिटीज हैं। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? चावल करते हैं बासमती, हम श्रिम्प्स करते हैं, हम टेक्सटाइल करते हैं। भाई टेक्सटाइल तो कोई भी बना सकता है ना, लेकिन वो क्या एक्सपोर्ट करते हैं? स्पेशलिटी मटेरियल। अब जैसे बीएमडब्ल्यू गाड़ी आएगी, अब बीएमडब्ल्यू गाड़ी पहले 40 लाख की आती थी, अब 20 लाख की आएगी। अरे 40 लाख की बीएमडब्ल्यू और ऑडी यहाँ पे 20-20 लाख की मिलेगी, तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी कार कौन खरीदेगा? आपको पता है जिस दिन ये एफटीए का निर्णय हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा की शेयर 5% गिर गए। भाई गरीब आदमी तो कार खरीद ही नहीं पा रहा। 10 लाख से नीचे वाली कारों की सेल तो वैसे ही कम हो गई, 10 लाख से ऊपर की कारों की सेल बढ़ी थी और वो इंपोर्ट हो जाएंगी और यहां ये भी साफ हो जाएंगे। हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का 50% कंट्रीब्यूशन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का है, 50%। उस 50% में आपने इंपोर्ट अलाउ कर दिया। फिर वो गोदी मीडिया हल्ला मचा रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स। केवल बेवकूफ बना रहे हैं, 1-2 साल में इसका भी असर पता चल जाएगा। रुपया आपका 92 रुपए में हो गया। केवल डॉलर की तुलना में रुपया नहीं कर रहा है, पाकिस्तान जैसे कमजोर राष्ट्र जिसपे गोदी मीडिया हल्ला मचाता है उसकी करेंसी में भी 6% गिर गया है। तो मेरे ख्याल से हमारी नेक्स्ट जनरेशन को गोदी मीडिया से अगर राम प्रकाश जी आप बचा लें तो देश की आप बहुत बड़ी भला कर देंगे। गोदी मीडिया से बचना चाहिए। एक एक ट्रेंड जरा हमें, हमारे दर्शकों को और समझा दीजिए सर। ये पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है जिस तरीके से, और वो चूंकि आपका विशेष विषय है, जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, बजट है, बजट से ठीक पहले मार्केट में जबरदस्त गिरावट आती है, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए पहली बात तो यह है, सोने और चांदी में आपने देखा कितनी ज्यादा तेज उठान आया था और कितनी ज्यादा तेज गिरावट आई है। मैंने एक दिन के अंदर चांदी और सोने में कितनी गिरावट आई, कारण क्या है? कारण यह है कि न्यूयॉर्क में जो वहां एमसीएस का एक्सचेंज है उसमें किसी आदमी ने एक बहुत बड़ा सौदा था जो उसने काट लगा रखा था, उसको काट दिया। भाई जब आप काटेंगे, जो आपने बाई की थी जो उसको सेल करेंगे, मार्केट में भीषण ड्रॉप आ गया। यही शेयर मार्केट में होता है। भाई पिछले 2 साल का अध्ययन आप कर लीजिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने आपके शेयर मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए निकाले हैं। अब जो डॉलर निकालेंगे तो शेयर मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अच्छा, भारत के अंदर अगर मैन्युफैक्चरर, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं और सब लोगों के शेयर 5-5, 6-6% गिरेंगे तो शेयर मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो रिटर्न, अच्छा मुश्किल क्या है कि अब क्योंकि न्यू पेंशन लॉ, फलाना, फिर म्यूचुअल फंड, फिर एलआईसी प्रीमियम, वो सारा पैसा शेयर मार्केट में पड़ा हुआ है। तो हमें, आपको पता ही नहीं चल रहा आपका पैसा कितना शेयर मार्केट में जानबूझ के सरकार ने डाल दिया है। अच्छा वो डाल दिया है, जो इतना सारा पैसा आएगा तो शेयर मार्केट बढ़ेगा, लेकिन अब उसको सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स आप बढ़ाएंगे नहीं, जो आपने 5 साल 6 साल पहले घटा दिया था। अगर वो बढ़ा देते थोड़ा, आप एनपीए में बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ करेंगे, छोटे लोगों का पैसा माफ नहीं करेंगे। तो क्या होना चाहिए और क्या होगा? देखिए होना तो ये चाहिए, गरीबों का फायदा होना चाहिए और अमीरों पे टैक्स लगना चाहिए। होगा क्या? गरीबों पे टैक्स लगेगा, अमीरों का फायदा होगा। कभी कभी जो है एनपीए के पैसे माफ करके फायदा पहुंचाया जाता है, तो कभी अब तो भाई पेनाल्टी की व्यवस्था भी करनी है, तो वो भी एक दिक्कत है कि पेनाल्टी जो देनी है, अगर इन एनी केस वो चांसेस बनते हैं तो पेनल्टी की व्यवस्था कैसे की जाएगी? जाहिर सी बात है, अडानी जी अपने खाते से तो पैसा देंगे नहीं, अपनी पूंजी से तो पैसा देंगे नहीं, उसके पे उस पैसे की व्यवस्था भी मुझे लगता है कि महामानव को, विश्वगुरु को ही करनी पड़ेगी, और वो पैसे फिर वसूले आम जनता से ही जाएंगे, चाहे जैसे वसूले जाए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बजट का इंतजार है, बजट आता है, देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि बजट में क्या कुछ खास देश को मिलता है और क्या आने वाले समय में मार्केट की स्थिति सुधरती है या फिर दिक्कतें और ज्यादा बड़ी हो जाती हैं।
थैंक यू सो मच सर।